नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर आनंद यादव का उपन्यास जूझ पढ़ेंगे। बच्चों, यह मराठी लेखक डॉक्टर आनंद यादव की आत्मकथा है, यानी उनके अपने जीवन की कहानी। बच्चों, जूझ का मतलब होता है संघर्ष यानी मेहनत। इस पाठ में लेखक ने गांव के जीवन की सच्चाई को दिखाया है, उनके स्कूल जाने के लिए किए हुए संघर्ष को दिखाया है। लेखक के बचपन का नाम आनंदा था और उसके पिता का नाम रत्नप्पा था, जिन्हें वो दादा कहता था। कहानी की शुरुआत में लेखक के पिता उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसको खेती के काम में लगा देते हैं, जबकि लेखक स्कूल जाना चाहता था। लेखक जानता था कि खेती के काम में वो जीवन भर भी लगा रहे, तब भी वो इस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए वो पढ़ लिख कर कोई नौकरी या फिर व्यापार करना चाहता था, ताकि उनका जीवन सुधर सके। बच्चों, दिवाली के बाद ईख यानी गन्ने की खेती को काटा जाता था और गुड़ बनाने का काम किया जाता था। लेखक के पिता दूसरे किसानों से पहले गुड़ बनाकर बाजार में बेचते थे, ताकि गुड़ थोड़ा ज्यादा कीमत पर बिक सके, क्योंकि बाद में सभी किसानों का गुड़ बाजार में चला जाता था और उससे गुड़ के दाम गिर जाते थे। एक दिन लेखक को अपनी माँ से पढ़ाई की बात करने का मौका मिल गया। जब लेखक की माँ गोबर के कंडे थाप रही थी और वह माँ की मदद कर रहा था, उसने मौका देखकर माँ को अपनी पढ़ाई करने की इच्छा के बारे में बताया। मन ही मन माँ भी लेखक को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के गुस्से से डरती थी। लेखक उसका उपाय बताते हैं कि अगर दत्ताजी सरकार उनकी पढ़ाई के बारे में दादा से बात करेंगे तो दादा जरूर मान जाएंगे। बच्चों, दत्ताजी राव देसाई गांव के जमींदार थे। वे नेकदिल और अच्छे इंसान थे, जो सभी की सहायता करते थे। इसीलिए गांव में सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। लेखक और उसकी माँ ने दत्ताजी को अपनी समस्या बताई। माँ ने उन्हें बताया कि उसके पिता ने अपने आराम के लिए लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी और रखमाबाई के कोटे पर पड़े रहते हैं। यह बात सुनकर दत्ताजी को बहुत गुस्सा आया। वो लेखक से बोले कि जब दादा घर आए तो उन्हें मेरे पास भेजना, मैं उनसे बात करूंगा और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। और हाँ, मैं दादा के सामने तुमसे जो कुछ भी पूछूं तुम निडर होकर साफ साफ जवाब देना। लेखक ने उन्हें बताया कि 5वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा के 2 महीने रह गए हैं। अगर मैं अभी भी स्कूल जाने लगूं तो मैं 5वीं कक्षा पास कर लूंगा और मेरा साल भी खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि मेरा 1 साल पहले ही खराब हो चुका है। दादा के डर से लेखक की माँ ने दत्ताजी को ये बताने से मना कर दिया कि उन्होंने ही दादा से बात करने को कहा है। दत्ताजी ने उन्हें बेफिक्र होकर घर जाने को कहा। रात को दादा के घर आते ही माँ ने उन्हें दत्ताजी के पास भेज दिया। गांव के जमींदार के बुलाने पर वे तुरंत ही उनसे मिलने चले गए। आधे घंटे बाद दादा को बुलाने के बहाने लेखक भी चला गया। दत्ताजी ने लेखक से पूछा कि बेटा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। लेखक ने बताया कि पहले वे 5वीं कक्षा में पढ़ता था, पर अब दादा स्कूल नहीं जाने देते क्योंकि खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। दत्ताजी ने दादा को खूब फटकार लगाई कि तुम खेतों में पानी क्यों नहीं लगाते। बीवी बच्चों को खेती के काम में लगाकर तुम खुद गांव भर में मजे उड़ाते फिरते हो। दत्ताजी ने लेखक से कहा कि बेटा तुम कल से ही स्कूल जाना शुरू कर दो और अगर तुम्हारे दादा मना करें तो सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन दादा ने लेखक की ही गलती बता दी। कहा कि इसको गलत आदतें पड़ गई थी। ये कंडे और चारा बेचकर कभी सिनेमा तो कभी जुआ खेलने जाता था और खेती के और घर के कामों पर भी ध्यान नहीं देता था। फिर लेखक ने बताया कि दादा कपड़े नहीं दिलाते थे, इसलिए कंडे और चारा बेचकर कपड़े लाता था। तभी बस एक बार सिनेमा देखने गया था। दत्ताजी ने लेखक को घर भेजकर दादा को समझाया कि बच्चा ही तो है, एक बार सिनेमा देख भी लिया तो क्या हुआ। दत्ताजी के दबाव से दादा ने स्कूल जाने की अनुमति तो दे दी, पर बहुत सारी शर्तें लगा दी। लेखक का स्कूल 11 बजे शुरू होता था, इसलिए दादा ने कहा स्कूल जाने से पहले और बाद में खेतों और ढोर चराने का काम करना होगा, और अगर खेतों में ज्यादा काम हुआ तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक को दादा की सभी शर्तें माननी पड़ी। इतनी तिगड़म के बाद आखिरकार लेखक ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन स्कूल में भी लेखक को संघर्ष करना पड़ा। लेखक जब 5वीं कक्षा में गया तो 2 लड़कों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे नए थे। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसके कपड़ों के कारण उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की टेबल पर रख दिया। तभी कक्षा में मास्टर जी आ गए और उन बच्चों को खूब डांटा। लेकिन बीच की छुट्टी यानी रिसेस में बच्चों ने उसे फिर परेशान किया। लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि वे सफल नहीं हो सके। जिस पाठशाला के लिए उसने इतने पापड़ बेले, वहाँ उसके साथ ऐसा व्यवहार देखकर वो निराश हो गया।
लेकिन उसने पढ़ने की ठान ली थी, इसलिए उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। उसने माँ से अपनी वर्दी यानी नई टोपी और 2 नाड़ी वाली मैल खाऊ रंग की चड्डी भी मंगवा ली थी। धीरे धीरे दूसरे लड़कों से पहचान भी होने लगी। तभी स्कूल में मंत्री नाम के एक नए मास्टर जी आए जो गणित पढ़ाते थे। वे बच्चों को छड़ी से नहीं मारते थे, बल्कि हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। इसीलिए शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे और पढ़ने वाले बच्चों को वो शाबाशी भी देते थे। अगर किसी का कोई सवाल गलत हो जाता तो उसे अपने पास बुलाकर समझाते थे, और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वे उसकी बहुत पिटाई करते थे। इसीलिए अब सभी बच्चे घर से पढ़कर आते थे। मास्टर जी लेखक को आनंदा के नाम से बुलाने लगे, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। लेखक की कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर समय पढ़ता रहता था। वो कक्षा का मॉनिटर भी था। अब लेखक भी उसकी तरह ही पढ़ने लगा और अपनी कॉपी किताबों पर अखबारों के कवर चढ़ाकर उन्हें भी साफ सुथरा रखने लगा। लेखक अब बिना समय बर्बाद किए सिर्फ अपनी पढ़ाई करता रहता था, क्योंकि उसे 5वीं कक्षा की पूरी पढ़ाई इन 2 महीनों में ही पूरी करनी थी। इसीलिए वह कुछ ही दिनों में गणित में होशियार हो गया। अब वसंत से उसकी दोस्ती भी हो गई थी और अब वे पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने लगे थे। अध्यापकों के अच्छे व्यवहार और एक अच्छा दोस्त मिलने से अब पढ़ाई में उसका मन लगने लगा था। एक मास्टर जी जिनका नाम नाव व सांद लगेकर था, वे उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका लेखक को बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाते समय वे कविताओं में रम जाते थे। उनका सुरीला कंठ, छंद, रसिकता की वजह से लेखक को उनसे पढ़ने में मजा आता था। वे पहले कविता गाकर सुनाते थे और फिर अभिनय यानी एक्टिंग करके कविता के भाव समझाते थे। बीच बीच में दूसरे कवियों से जुड़े अपने अनुभव भी बताते थे। लेखक उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह भी कविताओं में रुचि लेने लगा। अब लेखक खेतों में पानी लगाते समय और ढोर चराते समय मास्टर जी की तरह ही कविताएं गाने लगा। पहले लेखक को खेतों में काम करते हुए अकेलापन खटकता था, पर अब उसे एकांत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि एकांत में वो ऊंची आवाज में अभिनय के साथ कविताएं गाकर नृत्य भी कर सकता था। उसने कविताएं गाने की अपनी अनोखी पद्धति विकसित कर ली थी और अब वो मास्टर जी से भी ज्यादा अच्छी तरह कविताएं गाने लगा था। लेखक अब दूसरे कवियों की कविताओं को अपनी चाल में भी गाने लगा था और उन्हें मास्टर जी को भी सुनाता। मास्टर जी को लेखक का गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उससे 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चों के सामने गवाया। उन्होंने पाठशाला के एक समारोह में भी लेखक से गवाया। मास्टर सौंदलगेकर बहुत से मराठी कवियों के काव्य संग्रह के बारे में लेखक को बताते थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। मास्टर जी खुद भी कवि थे, इस कारण अब लेखक को कवि आदमी लगने लगे थे। यानी अब लेखक मानने लगा था कि कवि भी उसी की तरह एक आम आदमी होता है। इसीलिए लेखक को लगा कि वह भी कविताओं की रचना कर सकता है। एक बार मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर फैली हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती की वो बेल और कविताएं दोनों ही देखी थी। तब लेखक को पता चला कि कविता अपने आसपास गांव, खेतों यानी किसी भी विषय पर बना सकते हैं। धीरे धीरे वो खुद भी भैंस चराते चराते फसलों और जंगलों पर तुकबंदी करने लगा और अपनी कविताएं भी रचने लगा। कागज कलम न होने पर वह लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता या फिर पत्थर की शिला पर कंकर से लिख देता और याद करने के बाद उन्हें मिटा देता। कविता लिखने के लिए वह अब कागज कलम भी अपने पास रखने लगा। वह अपनी कविताएं मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर सौंदलगेकर उसे कविता के शास्त्र यानी कविता लिखने का समय, छंद, अलंकार, रस, इन सब के बारे में बताते थे। इनका प्रयोग भी सिखाते थे। शुद्ध लेखन के नियम भी बताते थे। कविता लेखन में इनकी जरूरत के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उसे कविता करने के कई तरीके सिखाए। मास्टर जी की वजह से उसकी मराठी भाषा में सुधार होने लगा और वे शब्दों का महत्व समझने लगा। इस प्रकार लेखक रचनाकार बन गए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के मुख्य पात्र के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका मुख्य पात्र है आनंदा। वो पिछले 1.5 वर्ष से स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पिता ने आगे पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। उसकी पढ़ाई में लगन थी। वो परिश्रमी लड़का था। वो सुबह खेत पर जाता और फिर स्कूल जाता और घर लौटकर फिर ढोर चराने जाता था। आनंदा हर काम को पूरी लगन से करता था, तभी तो मेहनत करके वो जल्दी ही कक्षा का होशियार बच्चा बन गया और अपनी ही लगन से वो कवि भी बन गया। लेखक की माँ ने स्कूल जाने में लेखक का साथ किस प्रकार दिया? लेखक की माँ अपने पति के स्वभाव को अच्छे से जानती थी।
वो जानती थी कि पढ़ाई की बात से ही वो उखड़ पड़ता है, भड़क जाता है। इसके बावजूद वो लेखक का साथ देती है और दत्ताजी राव से पति को समझाने के लिए कहती है ताकि उसका बेटा स्कूल जा सके। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? पहले लेखक ढोर चराते समय, खेत में पानी डालते समय और बाकी काम करते समय अकेलापन महसूस करता था, लेकिन कविताओं के प्रति लगाव के बाद वो ये काम करते हुए कविताओं में खोया रहता। अब उसे अकेलापन अच्छा लगता था क्योंकि वो अकेले में कविताओं को गाते समय अभिनय और नृत्य भी कर सकता था, कविताओं का अभ्यास भी कर सकता था। 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। लेखक को अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा। वो कक्षा के 2 लड़कों के सिवाय किसी को नहीं जानता था। उसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अलग थे। दूसरे लड़कों ने उसकी धोती, गमछा, थैला वगैरह सब चीजों का मजाक उड़ाया। इतनी कोशिशें करने के बाद तो पढ़ने का मौका मिला और यहाँ ऐसा माहौल देखकर उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, पर उसने पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए उसने हर मुश्किल का डट कर सामना किया। स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक अपने मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक ना. सांदलगेकर से बहुत प्रभावित था। वे कक्षा में सस्वर गाकर कविताएं पढ़ाते थे और लय, छंद, गति, आरोह, अवरोह आदि इन सब के बारे में भी बताते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक गांव और खेतों से जुड़े दृश्यों पर तुकबंदी करने लगा। धीरे धीरे उसमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे पता चला कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे आम आदमी ही होते हैं। दूसरे कवियों के बारे में सुनकर लेखक को लगा कि वह खुद भी कविताओं की रचना कर सकता है। बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? दादा ने मन मारकर लेखक को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन बहुत सारी शर्तें लगा दी और उससे वचन ले लिया कि पाठशाला जाने से पहले यानी 11 बजे तक खेत में काम करना होगा और छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला से छुट्टी भी लेनी होगी। विवश होकर लेखक को दादा की सारी शर्तें माननी पड़ी। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।